हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं रोहित आरब आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की क्लास में। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इस एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कि चैप्टर 8 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जो कि आपको पता ही है कि आपके डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है आपका सुपरवाइजरी रिमोट कंट्रोल। क्या है बच्चों? सुपरवाइजरी रिमोट कंट्रोल। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में रिमोट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं और साथ ही साथ रिमोट कंट्रोल सिस्टम का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर बिल्कुल भी एक सेकंड आपका वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक रिमोट कंट्रोल और रिमोट कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। देखिएगा, चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा सा है, लेकिन आपके एग्जाम में केवल इस चैप्टर से मैं आपको जो बात कह रहा हूं गारंटी से लिख लीजिएगा, 5 से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर नंबर 8 से 5 से 10 मार्क्स का आपका सिलेबस पूछा जाने वाला है भैया। तो बिना समय गवाए जल्दी से क्लास को शुरू कर रहे हैं। इतने आप लोग क्लास को अपने सभी साथियों से शेयर कर दीजिए। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहें और साथ ही साथ आपके 6th सेमेस्टर में भी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए देखिए, रिमोट कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो अगर बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में, हमने अपने पिछले चैप्टर में सिग्नल ट्रैक्शन ट्रैक सर्किट्स में सिग्नल्स के बारे में जाना था और डिफरेंट टाइप के ट्रैक सर्किट्स के बारे में जाना था। तो आपको याद हो तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम हर जगह तो पूरे ट्रैक पर ऑल द टाइम मौजूद नहीं हो सकते ना, तो बस इसीलिए हम वो ट्रैक सर्किट्स का यूज कर रहे थे। अभी कभी कभार ऐसा होता है कि आप डिवाइसेस को, जो डिवाइसेस सेंसर लगे हुए हैं, उनको वहां पर जाकर के तो ऑपरेट नहीं करा सकते ना, या फिर सब स्टेशन इक्विपमेंट को वहां पर जाकर के तो ऑपरेट नहीं करा सकते ना, तो इसीलिए कहीं दूर जगह बैठकर उनको ऑपरेट कराया जाता है। तो बस उसी प्रोसेस को बोला जाता है रिमोट कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में थोड़ा। देखिएगा, जब आपका जो रेलवे डिवीजन होते हैं, आपको पता होगा कि रेलवे डिवीजन होते हैं, इंडियन रेलवेज के 16 डिवीजन है। ये बात आप लोग को पता है कि नहीं? देखो बच्चों, छोटी सी बस क्लास चल रही है हम लोग की, लेकिन छोटी सी जानकारी आप लोग को देना चाहूंगा। आप लोगों का 5th सेमेस्टर है और ये आप लोगों का डिप्लोमा खत्म होगा लगभग आई थिंक सो कि अगस्त या सितंबर तक। बिल्कुल फाइनल एग्जाम हो सकता है, रिजल्ट भी आ जाए अगस्त सितंबर तक। और उसी टाइम पर नवंबर दिसंबर के आसपास की बात बता रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं पता, ये सब एक एजम्पशन है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास रेलवे जेई की वैकेंसी आएंगी, आरआरबी जेई की। तो बस ये रेलवे का जिक्र चल रहा था इसलिए बता दिया मैंने। तो अभी से उसकी तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम होगा उसके लिए, लेकिन आएंगी, 100% आएंगी। ये वैकेंसीज लास्ट टाइम 2019 में आई थी, इसलिए इस बार आने के बहुत चांसेस हैं। खैर, तो रेलवे के हमारे 16 डिवीजन है, पूरे इंडियन रेलवेज के 16 डिवीजन है। तो हर एक रेलवे डिवीजन के पास एक ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस के पास बना हुआ एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्टेशन रहता है, जहां से कि हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में लगे हुए स्विच गियर्स की ऑपरेटिंग करा सकते हैं, कंट्रोलिंग करा सकते हैं, उनकी स्विचिंग करा सकते हैं। तो उस जगह को कहा जाता है आपका रिमोट कंट्रोल सेंटर या फिर आरसीसी। क्या कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है बच्चों आरसीसी। देखिए, बाकी चैप्टर्स की तरह
मैं आपको इस चैप्टर में भी बता देता हूं कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है या जितना मैंने पेपर को ऑब्जर्व किया है, आप लोगों से क्वेश्चन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग भी जितना हो सके सीधा सीधा ही पढ़ के चले। सबसे पहली बात तो ये कि चैप्टर का नेम है रिमोट कंट्रोलिंग, तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि रिमोट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, या फिर रिमोट कंट्रोल सेंटर आरसीसी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका यही बनता है बच्चों। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में इन डिटेल आज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमारे मेन पॉइंट है कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, और ये गारंटी है कि जितना आपको पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो रिमोट कंट्रोल सेंटर या आरसीसी की बात करें तो ये आपका ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस डिवीजन के पास बना हुआ एक ऐसी जगह होती है जहां से कि ट्रैक्शन सिस्टम में लगे हुए सभी इक्विपमेंट स्विच गियर्स की कंट्रोलिंग, ऑपरेटिंग और स्विचिंग की जाती है। अगर हम बात करें बच्चों कि रिमोट कंट्रोल सेंटर के मेन पार्ट कौन से हैं, अगर मेन पार्ट्स की बात करें या मेन इक्विपमेंट्स की बात करें तो हमारे कौन कौन से मेन इक्विपमेंट हैं ट्रैक्शन के, उनके बारे में क्या बोलते हैं रिमोट कंट्रोल सेंटर के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों उसमें आता है जैसे कि एक सबसे पहला होता है आपका मेन कंट्रोल रूम। जो आपका मेन कंट्रोल रूम रहेगा एक तो वो रहता है, एक रहता है आपका यूपीएस रूम। आपको ऐसे लिखना है सर, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। एक रहता है यूपीएस रूम, एक रहता है आपका बच्चों बैटरी रूम। ठीक है, एक रहता है आपका मेन कंट्रोल रूम जो कि मेनली रिमोट कंट्रोलिंग के लिए बना होता है। एक होता है आपका यूपीएस रूम, एक होता है बैटरी रूम, और एक होता है आपका इक्विपमेंट रूम, और एक ऐसे रिमोट कंट्रोलिंग लैब करके रहता है। एक रहता है आपका इक्विपमेंट रूम और एक रहता है आपका यही रिमोट कंट्रोल लैब या रिमोट कंट्रोलिंग लैब। अगर बात करें मेन कंट्रोल रूम की तो सबसे ज्यादा जो काम होता है वो आपका मेन कंट्रोल रूम में ही होता है। जो सारे के सारे लाइक मान लीजिए एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर आपका मिमिक डायग्राम। तो मिमिक डायग्राम जो बना हुआ होता है या जो लाइव चलता है वो आपका मेन कंट्रोल रूम में ही चलता है। यूपीएस रूम की बात करें तो यूपीएस की फुल फॉर्म यूनिवर्सल पावर सप्लाई, तो यूपीएस रूम मतलब पावर रूम कह सकते हैं इसको आप। यहां से पूरी की पूरी पावर ऑपरेट होती है रिमोट कंट्रोल सेंटर के लिए। बैटरी रूम क्या बोलते हैं बैकअप रूम कह सकते हैं इसको, या फिर बैकअप अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। बैकअप रूम या फिर बैकअप अरेंजमेंट। इक्विपमेंट रूम में इक्विपमेंट रखे होते हैं और रिमोट कंट्रोलिंग लैब में टेस्टिंग वगैरह रहती है इक्विपमेंट्स की। खैर छोड़िए ये सब बातें, तो मैंने आपको मेन पार्ट्स बता दिए कि एक्चुअली हमारे मेन पार्ट्स कौन से होते हैं और कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके रिमोट कंट्रोलिंग सेंटर में लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि यहां तक का आपको फंडा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं रिमोट कंट्रोल सेंटर में यूज होने वाले इक्विपमेंट के बारे में। ये उसके पार्ट्स थे रिमोट कंट्रोल सेंटर के, यही पार्ट में डिवाइड होता है। तो अगर बात करें बच्चों कि इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं तो बेसिकली दो प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं। एक तो रहते हैं स्कैडा बेस्ड, याद रखिएगा, और ये सब्जेक्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा में। स्कैडा बेस्ड रहते हैं और एक रहते हैं आपके बच्चों, ये तो रहते हैं स्कैडा बेस्ड, एक रहते हैं FMBFT फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ। एक रहते हैं स्कैडा बेस्ड, एक रहते हैं FMBFT। याद रखिएगा FMBFT क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ।
तो ये आपके दो टाइप के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, स्कैडा बेस्ड और वॉइस फ्रीक्वेंसी बेस्ड या फिर एफएम बेस्ड भी रहते हैं। एफएम का तो आप लोगों ने नाम सुने होगा, एफएम किसको कहते हैं, तो एफएम बेस्ड रहते हैं और आपके स्कैडा बेस्ड रहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि रिमोट कंट्रोल सिस्टम में देखिए, ये तो आपको पता ही है कि बहुत सारे स्विच गियर्स लगे रहते हैं, तो उन सब की रिमोट कंट्रोलिंग द्वारा ऑपरेटिंग कराई जाती है। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो हमको रिमोट कंट्रोलिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे या फिर जो भी पर्टिकुलर पार्ट्स इसके लगेंगे उनका सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि सारा का सारा मेन जो काम है हमारा, जो मेन पार्ट है वो सारा का सारा इसी चीज पर बेस्ड रहता है कि आपकी रिमोट कंट्रोलिंग कैसे होगी, या अगर रिमोट कंट्रोलिंग खराब हुई तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आपका सिस्टम फेल हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके ट्रैक्शन सिस्टम में स्विच गियर्स कौन कौन से लगे होते हैं, जरा मुझे 2-3 स्विच गियर्स के नाम बताइए। जैसे आपके हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, फीडर ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन और ऑपरेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इनकी ऑपरेटिंग मैनुअली कराई जाएगी तो हो सकता है कि सिस्टम बाधित हो जाए। बाधित का मतलब इंटरप्ट, मतलब कुछ समय के लिए सप्लाई बाधित हो सकती है, लेकिन ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सप्लाई अगर आपकी लाइन की कट गई तो ट्रेन रोकनी पड़ जाएगी और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए आजकल इन सभी इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन रिमोट कंट्रोलिंग द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको एक बात याद हो, मैंने अपनी पिछली क्लास में समझाया था आप लोगों को, मतलब जो हमारा चैप्टर नंबर 7 था उसमें समझाया था मैंने आपको कि आपके जो सिग्नल जो ट्रैक सर्किट रहते हैं वो एक तो डीसी दे रहे थे हम लोग, एक एसी दे रहे थे, एक वॉइस फ्रीक्वेंसी दे रहे थे और एक हाई फ्रीक्वेंसी दे रहे थे। लेकिन इस वॉइस फ्रीक्वेंसी को तो हम वैसे भी एसी के साथ यूज कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा, अगर पिछली क्लास देखी है आपने अच्छे से। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, उन सारी क्लासेस के लिंक है, उनको पहले देखते जाओ। ठीक है, उसके बाद तो यहां पर भी हम वो डीसी सिग्नल और वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल द्वारा ऑपरेटिंग रहती है पूरे ट्रैक सर्किट्स की, और इन रिमोट कंट्रोलिंग इक्विपमेंट की भी उन्हीं से ऑपरेटिंग होती है। अब बात करते हैं बच्चों एडवांटेजेस की, कि रिमोट कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं या फिर क्या क्या फायदे हैं हमें रिमोट कंट्रोलिंग से। एडवांटेजेस ऑफ रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस की देखो, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये आपके प्रोटेक्शन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा रिलायबल बना देता है। नोट कर लो, क्योंकि बच्चों सारी बातें मैं बोर्ड पर नोट नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को इसलिए मुंह से बोल के बता दे रहा हूं, क्योंकि सारी बातें बोर्ड पे नोट करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि ये आपके प्रोटेक्शन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा रिलायबल, भरोसेमंद बना देता है। इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये इकोनॉमिकली बहुत ही बढ़िया सिस्टम रहता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसकी जो ऑपरेटिंग है वो बहुत ही फास्ट होती है। वहीं अगर आप किसी काम को मैनुअली कराएंगे तो हो सकता है कि उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाए, उसकी ऑपरेटिंग स्लो हो जाए, लेकिन इस रिमोट कंट्रोल सिस्टम की प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है भैया, दूसरी बात यह है कि इस सिस्टम को सस्ता हम क्यों कह रहे हैं या फिर इकोनॉमिकल क्यों कह रहे हैं। तो इस सिस्टम को इकोनॉमिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लाइन है सुपरवाइजिंग, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने बोला कि दो प्रकार से हम काम कर सकते हैं, एक तो मैनुअली और एक रिमोट कंट्रोल द्वारा। तो मैनुअली अगर आप किसी से काम कराओगे तो वहां पर वो पर्सन खड़ा करना पड़ेगा, मतलब जैसे लास्ट क्लास में जिक्र किया था हम लोगों ने अपनी चैप्टर नंबर 7 में बताया था मैंने कि हम हर जगह जगह तो आदमी को खड़ा नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम ट्रैक सर्किट्स लगाए। अब रिमोट कंट्रोलिंग सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि उस आदमी की सैलरी देने से बचें, नौकरी छीन रहे हैं। और ये सरकार का हमारे नारा है, नौकरी छीनो, तो हम भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, इससे लेना देना नहीं है हमारा। तो बेसिकली इसलिए सस्ता इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइन पर देखरेख करने वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, रिमोट कंट्रोलिंग सेंटर है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा सस्ता भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये आपके भैया रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम के एडवांटेजेस थे।
अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका मिमिक डायग्राम क्या होता है। मिमिक डायग्राम क्या होता है, या फिर आपका, हम मिमिक डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है, इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन अब नहीं। ठीक है, मिमिक डायग्राम मैं बोर्ड पर बनाऊंगा तो नहीं बच्चों, लेकिन अभी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं लोग कि एक्चुअली मिमिक डायग्राम होता क्या है हमारा, या फिर कैसे कैसे उसके क्या क्या इंफॉर्मेशन मिमिक डायग्राम से मिलती है, उन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, मिमिक डायग्राम। देखिएगा, ये जो मिमिक डायग्राम है बेसिकली एक ऐसा चार्ट रहता है जिसमें, या फिर ऐसा बोर्ड रहता है पूरा, जिसमें आपके पूरे रिमोट कंट्रोल सेंटर की जानकारी समाई जाती है। हर लाइट, हर चीज उस पर दिखाई जाती है। बेसिकली अगर हम बात करें कि मिमिक डायग्राम की, कि मिमिक डायग्राम होता क्या है, तो मिमिक डायग्राम का मतलब कि एक ऐसा बोर्ड या एक ऐसा पैनल, एक ऐसी जगह जहां पर पूरे रिमोट कंट्रोल सिस्टम की ऑपरेटिंग, स्विचिंग और कंट्रोलिंग दिखाई जाती है, उसको मिमिक डायग्राम कहा जाता है। ठीक, बेसिकली हम लोग जो इंडिया में ट्रैक्शन सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा है, वो है आपका 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम। क्या है वो, है आपका 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम। और इसमें जो AC, जो ओवरहेड लाइन से सप्लाई दी जाती है 25 kV की सिंगल फेस AC, तो उस ओवरहेड लाइन में सप्लाई अरेंजमेंट को रिमोट कंट्रोल सेंटर में मिमिक डायग्राम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। किस प्रकार से कहाँ सप्लाई जा रही है, कहाँ सप्लाई नहीं जा रही है, कहाँ तक, कहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ का इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, वहाँ का सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर या फिर आपका कोई और स्विच गियर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब की सब चीजें आपकी मिमिक डायग्राम के थ्रू ही बताई जाती हैं रिमोट कंट्रोल सेंटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब मैं आप लोगों को मिमिक डायग्राम दिखा देता हूँ बोर्ड पर, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा छोटा मिमिक डायग्राम आप लोगों के लिए ढूंढ करके लेके आए हैं। इससे छोटा आप लोगों को और बुक में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मतलब बुक में तो हो सकता है ज़्यादा ही छोटा हो, लेकिन ये जो है ये एकदम बढ़िया है और इसी की ज़रूरत है। इतना आप बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, इसको साथ में बना भी लेना। चलिए, तो इसके बाद बस थोड़ी सी समराइज कर लेते हैं जल्दी से चैप्टर को हम लोग। देखिएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपकी जो बुक में दुनियादारी की बकवास भर रखी है उसका कोई लेना देना नहीं है भैया। जितना आपको पढ़ाया है इसके अलग अगर कुछ पूछा जाए तो आप मेरे से कहना कि सर ये पूछ लिया गया, आपने तो हमें ये बात बताई नहीं। 100% सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा जितना आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इस चैप्टर को समराइज करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम था सुपरवाइजर रिमोट कंट्रोल। बेसिकली इस चैप्टर में आपको सिखाया गया है कि ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होने वाले डिफरेंट स्विच गियर्स की रिमोट कंट्रोलिंग द्वारा ऑपरेटिंग, स्विचिंग और कंट्रोलिंग किस प्रकार से करते हैं, ये समझाया गया है। रिमोट कंट्रोल के या फिर रिमोट कंट्रोल सेंटर के जो मेन पार्ट्स थे उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। मेन कंट्रोल रूम, यूपीएस रूम, बैटरी रूम, इक्विपमेंट रूम, रिमोट कंट्रोलिंग लैब। उसके बाद जो आपके इसमें इक्विपमेंट लगते थे वो दो प्रकार से, दो तरीकों पर बेस्ड होते हैं, स्कैडा बेस्ड और एफएमबीएफटी बेस्ड। उसके बाद बात की बच्चों हमने कि सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, फीडर ट्रांसफार्मर, बूस्टर ट्रांसफार्मर, ये सब लगे होते हैं। उनकी प्रोटेक्शन अगर हम लोग मैनुअली कराएंगे तो एक तो वो प्रोटेक्शन सिस्टम उतना रिलायबल नहीं रहेगा, साथ ही साथ उतना रिलायबल ना होने के साथ साथ दिक्कत ये रहेगी कि मैनुअली ऑपरेटिंग कराने के लिए हमको लेबर यानी कि मैन वर्क की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और मैन पावर कभी भी रिलायबल नहीं होती एज कम्पेयर टू मशीन्स। आई बात समझ में कि नहीं? उसके बाद हमने जाने कि रिमोट कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। इसके बारे में हमने जाना था कि ये इकोनॉमिकल होता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग करता है। इकोनॉमिकल क्यों होता है? क्योंकि भैया इसमें मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस जितना आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 8 में, इसके अलग कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करके चल रहे हैं, इसीलिए कम से कम समय में आपका चैप्टर को खत्म करने की कोशिश की है मैंने। 100% बता रहे हैं, जितना आपको बताया उतना आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग टेलीग्राम से जाकर के ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट करके मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
या फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के नोट्स ले सकते हैं। के साथ ही एक मॉडल पेपर और आप लोग को जल्दी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग उसको प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आपको लिख के देता हूँ तो उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। क्लास अगर अच्छा लगा क्लास को लाइक करें, अपने साथियों से शेयर करें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सेमेस्टर में भी आपका उद्धार हमें करने का अवसर दे, हमें करने का अवसर प्रदान करें। और आप परेशान मत होइएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पछताएंगे नहीं इस चैनल का कंटेंट लेकर के। क्योंकि बहुत लोग हो सकता है यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो, मैं बिल्कुल पूरे दिल से आप लोग को पढ़ाता हूँ। अभी आने वाले सेमेस्टर में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे जिसमें कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई में कहीं नहीं है ऐसा कंटेंट। ओके गाइस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।